आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉप 15 एमसीक्यूज। आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के लिए, तो ये 15 एमसीक्यूज हमने आपके लिए लाया हुआ है। इसे आखिरी तक करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकल के आएगा, आप साथ में करते चलिए। देखते हैं आपका इकोनॉमिक्स कितना अच्छा है, लास्ट में कमेंट करके भी बताइएगा। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, हम लोग का हॉस्टल वार्डन, एसआई और प्यून, इन तीनों के एग्जाम को होने में लगभग आप देखेंगे तो 2 महीने का समय आपका बचा हुआ है। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग का क्रैश कोर्स आने वाला है। लगभग आपका 50 से 60 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो इस पे एनरोल करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जो पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आप हमारे साइड से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स का टॉप 15 एमसीक्यूज। सारे क्वेश्चन करते चलेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। साथ में एसआई का टेस्ट सीरीज भी है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐप से आप वहां से जाके उसको परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन देखिए, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में हम लोग जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसका आपको मेन और सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा, वो रहेगा आपका यूएसए। समाजवादी अर्थव्यवस्था, हम लोग भी समाजवाद को फॉलो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते। हम लोग का गांधीयन समाजवाद है, तो उसको हम लोग अलग टाइप से देखते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय आय निकालने की विधि नहीं है? आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि या वैल्यू एडेड मेथड या वैल्यू एडेड विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू एडेड मेथड। देखिए ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय को हम लोग एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं। तो राष्ट्रीय आय बोलेगा और एनएनपी बोलेगा, दोनों का मीनिंग एक है, ध्यान रखिएगा। इससे एक और इन्फॉर्मेशन जो निकल के आया वो ये है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड का इस्तेमाल राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। आपको एमसीक्यूज में से और इन्फॉर्मेशन निकालने हैं, तब जाके एमसीक्यूज आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रतिनिधित्व करता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, मंदी और आय की असमानता। तो लॉरेंज वक्र, लॉरेंज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, आय की असमानता। आय की असमानता जो है लॉरेंज वक्र से संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ध्यान रखिएगा। एक और होता है जैसे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स वक्र बोल लीजिए या कर्व बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो लॉरेंज वक्र पूछेगा तो आय की असमानता, और मुद्रास्फीति पूछेगा तो फिलिप्स कर्व। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपके व्यापम और सीजीपीएससी प्यून वगैरह का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सीरियस होकर सारे क्वेश्चंस को करिएगा। हो सकता है इधर से क्वेश्चंस आपको कुछ उधर देखने को मिले। हर साल इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है लेकिन हमको पता नहीं है कि इसको पब्लिश कौन करता है। तो इसको पब्लिश करने वाले रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये रहते हैं जो इसको पब्लिश करते हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण रूप से भारत का पहला स्वदेशी बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या सेंट्रल बैंक। तो पूर्ण रूप से भारत का पहला स्वदेशी बैंक अगर आपसे पूछेगा, स्टेट बैंक मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका पंजाब नेशनल बैंक। और कब बना था पूछ सकता है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपका पूछ सकता है तो करिएगा इसको। 1894 इसका सही तिथि है। इस डेट को पंजाब नेशनल बैंक बना था, बहुत पुराना बैंक है। आरबीआई आपको पता ही है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे 1935 पे ये बना था, 1 अप्रैल 1935
1935, ठीक है। इसका एक्ट पहले है और बना बाद में, ऐसा होता है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा, पहले इंपीरियल बैंक बोलते थे, फिर 1921 में तीनों बैंक मद्रास हो गए, आपके बंगाल हो गए, और आपका एक और है, वो तीनों मिले, प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो तीनों मिले, फिर जाके आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया। पूर्ण रूप से भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक। और भारत का पहला बैंक पूछेगा अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, A N B और एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स होना ही चाहिए था। अब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स भी होना चाहिए, ठीक है। ये दो लोग हैं। एडम स्मिथ आपको पता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। जिनको नहीं पता है, जो पहली बार आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये हैं हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप 2022 सूचकांक में भारत का स्थान है। इंपॉर्टेंट सूचकांक है और सूचकांक आपका पूछता है, ध्यान रखिएगा। 145, 101, 135 या 75। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 135। एक चीज और ध्यान रखना है आपने को, एक ये 101 नंबर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हंगर, ये विवाद में भी रहा था, ठीक है। खाद्य सुरक्षा हम लोग के पास है, उसके बावजूद जो है हम लोग हंगर रिपोर्ट में 101 क्रमांक पे हैं। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे भारत का रैंकिंग क्या है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, बाकी लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। एक और चीज़ है जो हमको पता चल जाएगा। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI गवर्नर, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति? तो मौद्रिक नीति बनाने वाले जो रहते हैं वो रहते हैं RBI। तो उसके हेड कौन होंगे? RBI के गवर्नर। आगे चलते हैं। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक, नेशनल स्टॉक, शंघाई कॉम या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पुराना याद रखिएगा हमारा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे चलते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन या विशाल तिवारी? तो हरित क्रांति का जनक विश्व में पूछेगा तो करिएगा नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत में पूछेगा तो भारत में हमारे MS स्वामीनाथन साहब, ये है इंडिया के। ध्यान रखिएगा वर्गीज कुरियन भी है, और ये जो है ये है व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक, साथ में आप बोल सकते हैं अमूल के फाउंडर में से एक है विशाल तिवारी, इनका नाम भी ध्यान रखिए। ये आपका रेड रेवोल्यूशन जो था उसके जनक है, रेड रेवोल्यूशन के जनक है। रेड में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका टमाटर और मीट दोनों आ जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन सोचिए, भारत पहले क्या करता था? दूध मंगवाता था बाहर से। आज स्थिति कितनी विपरीत है। व्हाइट रेवोल्यूशन का नतीजा है ये। आगे चलते हैं। किसी कंपनी के नए शेयर को पहली बार किस मार्केट में लाया जाता है? मतलब कंपनी है तो पहली बार जो है वो शेयर कौन से मार्केट में लाएगी? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैपिटल या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा इसका, सबसे पहली बार शेयर जो रहते हैं ना वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब शेयर को दोबारा खरीद लिया गया, उसके बाद इसको बेचना है तो वो सेकेंडरी मार्केट से जाएगा। प्राइमरी मार्केट में पहली बार कोई रजिस्टर्ड कंपनी होती है तो उसके शेयर आते हैं। आगे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन देखिए, गरीबी की असमानता और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, समावेशी विकास और सतत वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? तो ये देखिए, इसके जो थोड़े से ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको लग रहा होगा कि नहीं ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला है। इस क्वेश्चन को एक्चुअली में जानबूझ के ऐसा किया गया है, बनाया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गरीबी की असमानता और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए, आपको लगेगा कि समावेशी विकास भी जरूरी था, समावेशी विकास नहीं होगा तो फिर पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होगा? तो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो अलग अलग पंचवर्षीय योजना है वहाँ पे ये सारे क्राइटेरिया रखे गए थे कि ये सारी चीज़ों को फुलफिल करना है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन में से जिसका आपको भार ज़्यादा लग रहा है उस वाले को लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। अभी नया पैटर्न आपका यही है, आपको जिस साइड पे ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है उस साइड वाले क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। आप कुछ और पहले के क्वेश्चंस अच्छे लगा के देखिए CGPSC या व्यापम के, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा क्लियरिटी आएगा। भारत में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935, 75, 1982 या 1990?
तो भारत कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ये समझ नहीं आ रहा है ना, ये है एक्चुअल में नाबार्ड। नाबार्ड लिखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी पूछा हुआ है। देखिए 1935 तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइम पे आपका आरबीआई बना था, सवाल ही पैदा नहीं होता। 1975 जो है आपका, 1975 में आया था आपका आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक इसको हम लोग बोलते हैं, वो आया था। 1982 में आया था आपका नाबार्ड, 1982 में आपका कौन आया था, नाबार्ड। लास्ट में क्या आया आपका 1990, तो इसमें आया था आपका सिडबी। इसका सही आंसर क्या निकल के आपका 1982। चले अगले क्वेश्चन में, जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हैं, 10, 15, 17 या 20? सही आंसर है इसका 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे जिनको हमने जोड़ के जीएसटी में ले आया। अब इसको ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि 5 साल पूरे हुए हैं जीएसटी के, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। 1 जुलाई का डेट है जिस दिन पे जीएसटी को पारित किया गया था, ठीक, और 101 नंबर का अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है जिसके तहत इसको पारित किया गया था 1 जुलाई 2017, तभी तो 5 साल पूरे होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किसी देश की आर्थिक विकास को जानने का मुख्य सूचकांक क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, जीडीपी या मानव विकास सूचकांक? आपको लग रहा होगा इसका जो सही आंसर है कहीं जीडीपी तो नहीं, जीडीपी बिल्कुल नहीं है, जीडीपी पे मत जाइएगा, मानव विकास सूचकांक इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग जब करते हैं ना, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने के लिए हम लोग मानव विकास सूचकांक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग एचडीआई बोलते हैं। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आर्थिक वृद्धि को नापने का, ध्यान रखिएगा शब्द जो रहते हैं पूरे आंसर को पलट के रख देते हैं। वृद्धि में बोलता तो उस जगह पे इसका आंसर जीडीपी होता, लेकिन विकास मैंने बोला हुआ है तो इसका आंसर होगा मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसके अंदर 3 पैमाने होते हैं, प्रति व्यक्ति आय उनमें से एक है आपका एजुकेशन स्तर, यानी कि आपका एजुकेशन, और साथ में आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी देखा जाता है कि आप वहाँ पे कितना जी सकते हैं। अभी नया रिपोर्ट आया हुआ है ना, तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी रहती है। आपको बताना है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। ठीक, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन, जिसमें से हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया। इन 15 क्वेश्चन के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अब अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, अगर वो ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, अंबिकापुर से आप संबंधित हैं, अंबिकापुर में रहते हैं, तो हमारी संस्था द्वारा ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, एड्रेस दिया होगा, आप वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में जो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन लोगों के लिए भी व्यवस्था दिया गया है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।